हे देयर एवरीवन, दिस इज़ वहाब खान। और आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से मेथड्स स्ट्रिंग के अंदर होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस शीट बना के रखी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। उस प्रैक्टिस शीट को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोज़ में। बट आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग क्या होती है और उसके मेथड्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जावा में स्ट्रिंग सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास का नाम है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है जावा में? ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, क्या है ये? प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, जैसे सिस्टम क्लास होती है, मैथ क्लास होती है, ठीक है, उसी तरीके से स्ट्रिंग भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। और ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, हमें पता है जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब किसी न किसी पैकेज के अंदर होती हैं। तो स्ट्रिंग क्लास जो है वो जावा में कौन से पैकेज के अंदर होती है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हमारी स्ट्रिंग क्लास होती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग समझ में आया? स्ट्रिंग क्या है? क्लास होती है। ठीक है, अब जब हम कोई स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासेस को हम लोग एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, है ना। क्लास तो ठीक है, वो तो एक टेम्पलेट है ही है। ठीक है, बट वो एक डेटा टाइप की तरह भी काम करती है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। हालांकि क्योंकि स्ट्रिंग क्लास प्री डिफाइंड है, तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या है? क्लास। और क्लास के नाम से जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हमने लिखा है स्ट्रिंग एस, ठीक है, और इसके अंदर हम मान लो कुछ वैल्यू रखेंगे। स्ट्रिंग का बेसिकली काम होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। स्ट्रिंग का बेसिकली काम होता है किसी भी टाइप के टेक्स्ट को स्टोर करना या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना। हम लोग आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी टेक्स्ट को स्टोर करता है। उस टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, है ना, और स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, इसके अंदर कुछ कुछ भी लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है हमने बनाया, ये तो एक डेटा टाइप है। ठीक है, और ये जो एस लिखा है, एस क्या है? वेरिएबल का नाम है। और आपको पता है जब भी हम कोई वेरिएबल ऐसा बनाते हैं जिसका डेटा टाइप एक क्लास है, तो वो जो वेरिएबल है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना। वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ऐसे के वेरिएबल है। और ये किस टाइप का वेरिएबल? ये स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, तो क्लास टाइप का जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रिंग को जब हम एक ऑब्जेक्ट समझेंगे, तभी हम आगे स्ट्रिंग के मेथड्स को भी यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज माई क्लास obj इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। ठीक है, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही तो उस क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं। जैसे obj आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब सपोज माई क्लास के अंदर कोई मेथड रहा होगा डिस्प्ले। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं obj डॉट डिस्प्ले, ऐसे ही तो आप काम करते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। और हमने जो एस नाम से वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ठीक है, वो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमें स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज़ करना होगा, जिनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स हम कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि इस एस नाम से हमारा ऑब्जेक्ट है, एस नाम से हमारी स्ट्रिंग है, तो हम इसको सिंपली ऐसे यूज़ करेंगे, एस डॉट जो भी हमारा मेथड होगा। यहाँ पे हम मेथड जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ट्रिम मेथड होता है, और लोअर केस टू अपर केस, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स विद, एंड विद, बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट हम मेथड को कॉल करेंगे। फिर बाकी हमारा काम जो है वो मेथड संभालेगा, जो भी उसमें पैरामीटर्स पास करना होगा वो सब हम करते जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपको बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो मैं समझाना ये चाहता था कि स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट है।
इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स डिफाइंड हैं। क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, जैसे आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर आप मेन मेथड बनाते हैं। आप अगर 10th या 12th में हैं तो आप लोगों ने यूज़र डिफाइंड मेथड्स भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, जैसे कि टू लोअर केस, टू अपर केस, ट्रिम, है ना, और वैल्यू ऑफ, ऐसे बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जब हम स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू करके कुछ लिखते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। बट बिहाइंड द सीन अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो स्ट्रिंग टाइप का जो आप वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो क्लास का जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं एस डॉट कोई मेथड हम कॉल करेंगे, जैसे एस डॉट ट्रिम या एस डॉट टू अपर केस, एस डॉट इक्वल्स या एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, कोई भी मेथड जब हम कॉल करेंगे तो हम बेसिकली उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अभी आगे जाके आपको ये भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं। ऑब्जेक्ट में आप डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग में भी हम डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं करने वाले हैं। स्ट्रिंग के जो जितने भी मेथड्स होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, वो डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बल्कि वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, जिसको हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली? स्ट्रिंग का मतलब होता है, सबसे पहले हम बता दें, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर ए है, स्मॉल ए, या एक कैरेक्टर कैपिटल ए है, ठीक है। एक कैरेक्टर है, मान लीजिए इनफैक्ट कॉमा भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। या एट द रेट भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि ब्रैकेट, ब्रैकेट भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। कोट्स भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। कोई डिजिट हो गया, मान लीजिए हमारा जैसे डिजिट 5 इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो एनीथिंग दैट वी कैन टाइप फ्रॉम आवर कीबोर्ड इज़ अ कैरेक्टर। तो जब इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को, अभी एक अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप में आता है ये जावा में, ठीक है। बट अगर हम इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को जोड़ दें, मतलब कई सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिखें, तो ये बन जाता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्ट्रिंग का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं और हमने इन कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके लिखा है, यानी कि कई सारे कैरेक्टर्स डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं, दैट इज इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर, और ये हमारी बन जाती है स्ट्रिंग। तो नोट करने वाली बात क्या है कि जावा में स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये एच हो गया, ठीक है, ई हो गया, एल हो गया, अगेन एल है, ओ हो गया, वाइट स्पेस हो गया, डब्लू हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ठीक है, और डी हो गया। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की एक यूनिक पोजीशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की एक यूनिक पोजीशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडेक्स, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ऑलवेज क्या होगा? ज़ीरो होगा। देन सेकेंड कैरेक्टर का इंडेक्स 1, 2 एंड सो ऑन, ये तब तक जाएगा जब तक के स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसमें हर एक कैरेक्टर की एक यूनिक पोजीशन होती है जिसको हम लोग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा अप टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आई बात? ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर लेट्स से कि 11 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ज़ीरो से, तो और क्योंकि इसके अंदर 11 कैरेक्टर्स हैं, तो हमारे लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा लेंथ -1 होगा, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा?
लेंथ माइनस 1 होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के ऊपर अगर हमें काम करना है जावा में, ठीक है, तो जावा में स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए हमें कुछ स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पता होने चाहिए, जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे चीज़ में। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग के साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है, इन सारे मेथड से। तो वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उसके लिए वो होते हैं ये, स्पेशली हमारे जो आईसीएससी और आईएससी के सिलेबस में जो मेथड्स हैं वो हमारे पास है ये। हम लोग ट्रिम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लोअर केस मेथड, अपर केस मेथड, लेंथ मेथड, ठीक है, कैरेट मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे इक्वल्स मेथड के बारे में। ठीक है, इक्वल्स मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, कंपेयर टू मेथड, कंपेयर टू इग्नोर केस, रिप्लेस मेथड, देन सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग का यहाँ पे एक ओवरलोडेड वर्जन भी है, देन स्टार्ट विथ मेथड, एंड्स विथ मेथड, एंड वैल्यू ऑफ मेथड। ठीक है, दीज मेथड्स आर इन द सिलेबस ऑफ आईसीएससी। तो हम लोग इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मेथड्स काफ़ी सारे होते हैं, आप जावा के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट है आप उस पर जाके उन सारे मेथड्स को भी देख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इन मेथड्स के ऊपर जो कि हमारे सिलेबस में डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। हमने जैसा कि बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है क्या, कि स्ट्रिंग जो होते हैं जावा में, स्ट्रिंग इन जावा आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स दे कैन नॉट चेंज। ठीक है, स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होती हैं जावा में, मतलब कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये स्ट्रिंग है तो इसमें से हम ओ हटा के यहाँ पे कुछ और लगा दें। ठीक है, इसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सेम स्ट्रिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हाँ, हम उस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके दोबारा से रीअसाइन करेंगे, इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट सेम ही स्ट्रिंग को हम, कोई ऐसा मेथड नहीं है हमारे पास कि सेम ही स्ट्रिंग को वो चेंज करे और वैल्यू उसी के अंदर चेंज हो जाए, मतलब स्ट्रिंग जो है वही स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो मेथड्स हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मैनिपुलेशन होगा स्ट्रिंग के अंदर, वो मैनिपुलेशन करने के बाद हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। वो नई स्ट्रिंग हमें रीअसाइन करनी पड़ेगी अगर हम स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम रीअसाइन नहीं करेंगे तो ओरिजिनल स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग जावा में, दैट मीन्स हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड्स को जानेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास यहाँ है ट्रिम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है सबसे पहले हमारे पास, ट्रिम मेथड। ये मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के एक्सट्रीम्स में, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम्स का मतलब हो गया कॉर्नर्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से अगेन यहाँ पे हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेस यहाँ पे एंडिंग में है, सिमिलरली कुछ स्पेस यहाँ पे स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो इस हमारे जो कैरेक्टर्स हैं अदर देन स्पेस वो यहाँ पे बीच में लिखे हुए हैं, लेकिन उन कैरेक्टर से पहले कुछ स्पेस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और उन कैरेक्टर्स के बाद भी कुछ स्पेस दिख रही है यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है अगर हमें ये हटानी है तो जावा में हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है जो कि होता है ट्रिम फंक्शन। और ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एक इस तरीके की स्ट्रिंग में। ठीक है, रिमेंबर ये जो ट्रिम मेथड है, ट्रिम मेथड सिर्फ कॉर्नर्स यानी कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो स्पेसेस होती हैं उनको हटाता है। अगर बीच में कोई स्पेस है तो ये उनको एज इट इज़ रहने देता, उनको चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाली स्पेसेस थी वो यहाँ पे हट के हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं ये चीज़, चलिए देखते हैं।
तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिख रहे हैं, क्लास, मेन फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग की चिंता आपको नहीं करनी है, अभी हम लोग प्रैक्टिस शीट जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसमें हम प्रोग्राम्स करेंगे, पूरा क्लास बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे, और वो सारी चीज़ें करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये जो स्ट्रिंग गिवन है इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस एक्सट्रीम्स पे यानी कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि इसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाएं। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस कैसे हटेंगी, तो हम यहाँ पे कर देंगे एस डॉट ट्रिम, ठीक है। क्या कर देंगे, एस डॉट ट्रिम। तो यानी कि ये जो एस वाली स्ट्रिंग थी ये ट्रिम हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ से हट जाएंगी। बट जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रिंग जावा में इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटिकली ओरिजिनल स्ट्रिंग में सेव नहीं होगी, ओरिजिनल वेरिएबल में सेव नहीं होगा, हमें उसको वापस से एस के अंदर रीअसाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रिम मेथड है ये हमारी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेगा बट ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये एक मॉडिफाइड स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा और हमें वो जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो रीअसाइन करनी पड़ेगी, कहाँ पे, एक दूसरे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। और फिर हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं किसको, एस को, तो हमें यहाँ पे मॉडिफाइड स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस हट चुके हैं। समझ में आ गया, ट्रिम मेथड समझ में आ गया क्या करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो कॉर्नर में है उनको हटा देता है। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज टू लोअर केस मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे कि इसका नाम समझ में आ रहा है। टू लोअर केस मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर वो कैपिटल लेटर्स में है, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू लोअर केस। लोअर केस का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग, लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई थी, तो टू लोअर केस लगाने पे ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर कोई डिजिट या कोई स्पेशल कैरेक्टर रहता है तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो अगर अपर केस में हैं तो लोअर केस में आ जाएंगे, और जो लोअर केस में है वो ऑलरेडी लोअर केस में रहेंगे, ठीक है। तो इसका भी जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, लेट्स से अगेन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमने क्या किया, हमने लिखा एस डॉट टू लोअर केस, ठीक है, एस डॉट टू लोअर केस। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जावा में हमारे पास जो मेथड के नाम होता है वो कैमल केस में होता है। कैमल केस का मतलब ये होता है कि ये पहली बात तो मिला के लिखा जाएगा सब कुछ, और दूसरी बात कि इनका जो पहला वर्ड होगा, जैसे टू लोअर केस में तीन वर्ड इन्वॉल्व हैं, टू, लोअर और केस, ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, बट क्योंकि स्पेस तो हो नहीं सकती नाम में, नाम जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है, किसी भी आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं हो सकती, तो इनको हम मिला के तो लिखते हैं बट ये कैमल केस में लिखे जाते हैं। मतलब जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल केस में होते हैं, देन सेकंड वर्ड का इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, देन बाकी स्मॉल होते हैं। सेम इसी तरीके से आगे के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका इनिशियल कैपिटल होता है और बाकी के सब लेटर्स स्मॉल होते हैं, और जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड पूरी तरीके से स्मॉल केस में होता है, ठीक है। ये कैमल केस, इस तरीके के लिखने के तरीके को कैमल केस बोलते हैं। तो जावा में जितने भी प्री डिफाइंड मेथड्स आपको मिलेंगे, अगर वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने हैं तो वो आपको कैमल केस में ही मिलेंगे, ठीक है। तो टू लोअर केस मेथड यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने लिखा है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज़ को लिखने में गलती करते हैं, कहीं कहीं पे वो एल को छोटा कर देते हैं, या कहीं पे वो टी को बड़ा कर देते हैं, कहीं पे वो सी को स्मॉल कर देते हैं, तो ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि ये कैमल केस में होता है, फर्स्ट वर्ड पूरी तरीके से स्मॉल, उसके आगे के जितने भी वर्ड्स होंगे उनका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो एस डॉट टू लोअर केस क्या करेगा, एस डॉट टू लोअर केस, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये वाली ओरिजिनल स्ट्रिंग को ये लेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा, और स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकता, बार बार हम बता रहे हैं,
स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा और हम फिर एस के अंदर उस चीज़ को हम वापस से रीअसाइन कर देंगे। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू एस डॉट टू लोअर केस। तो अगेन क्या होगा कि हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया इसने, लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसने रीअसाइन कर दिया एस के अंदर वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करते हैं सपोज एस को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। समझ में, हमारा इनपुट क्या था, ये था, और आउटपुट क्या मिल रहा है, लोअर केस में मिल रहा है। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर होगा आई थिंक। देन इसी का एक जस्ट अपोजिट मेथड है टू अपर केस, बहुत सिंपल काम करता है, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो टू अपर केस मेथड क्या करेगा कि स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट्स होंगे अगर वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं तो उनको वो कैपिटल लेटर में यानी कि अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए स्ट्रिंग ये होती हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता कुछ इस तरीके से, ऐसे करके हमारा आउटपुट आता। समझ में आई बात। तो इसका भी जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए स्ट्रिंग एस है जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आप जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल लेटर्स भी हैं, कैपिटल लेटर्स भी हैं, एक स्पेस भी दिख रही है। ठीक है, स्पेस क्या है, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर होती है। ठीक है, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर होती है। तो टू अपर केस मेथड जो मेथड है, टू अपर केस मेथड, ये स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगा। बाकी जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है किसी भी स्ट्रिंग को तो हम कैसे करेंगे, एस इज इक्वल्स टू एस डॉट टू अपर केस, अगेन कैमल केस में होगा, और हम इसकी वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम इसकी वैल्यू को रीअसाइन करेंगे किसी वेरिएबल में। ठीक है, वो अगेन सेम वेरिएबल भी हो सकता है, कोई डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, देन हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। तो हमारा आउटपुट में अगर हम एस को प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा इस तरीके से कैपिटल लेटर की एक स्ट्रिंग आ जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लेंथ मेथड पे। लेंथ मेथड क्या काम करता है, लेंथ मेथड हमें ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स का मतलब ऑल कैरेक्टर्स, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, चाहे वो वाइट स्पेस हो, चाहे वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, अंडरस्कोर, फुल स्टॉप, प्लस माइनस ब्रैकेट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट, हैश टैग, है ना, या फिर कोई डिजिट कैरेक्टर हो, जैसे 1 डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये सब स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर्स में आ जाएंगे, डिजिट्स कैरेक्टर्स। तो ये सब को काउंट करेगा और टोटल बताएगा कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेंथ मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्या करता है, ये स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताता है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है, जिसमें लिखा है सपोज जुहैब खान @123। ठीक है, सपोज करिए कोई पासवर्ड है या कुछ है, कुछ भी ऐसा, हालांकि मेरा पासवर्ड ऐसा नहीं होता है, बट सपोज करिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं अगर हमें ये पता करना है तो बहुत ही सिंपल काम हम क्या करेंगे, हम सिंपली लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और लेंथ फंक्शन हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, एक नंबर रिटर्न करता है जो कि हमें ये बताता है कि ये स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। अगर खाली स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो लेंथ हो जाएगी 0, और जितने भी, अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा है तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो काउंट करके बता देगा। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एल जो कि इंटीजर टाइप का है, तो एल इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिख दिया एस डॉट लेंथ। ठीक है, एल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। तो ऐसा करने से एस डॉट लेंथ का मतलब एस वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो हमें यहाँ पे एक नंबर रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा, और वो हम एल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ के केस में जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें अगर आप देखें, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं,
1 2। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि इंडेक्स हम लोग 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट लेंथ हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेंथ की जब बात आती है तो 1 से काउंट करेंगे, और इंडेक्स की जब बात आती है तो तब हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर इंडेक्स की बात आएगी तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो 1, देन 2 3 4 5 6, देन स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो 7 8 9 10 11, एट द रेट भी एक कैरेक्टर है 12, देन डिजिट भी एक कैरेक्टर है 13 14 15। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे? 15 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, एल को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हमें आउटपुट में 15 दिखाई देगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हमको बता रहा है कि हमारी ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हमको यहाँ पे रिटर्न करके एल में दे देगा वैल्यू, और एल को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 15, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 15 है, ठीक है। ये जो मेथड्स हम बता रहे हैं ये मेथड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है 10th का या 12th का, तो कई बार उसके एग्ज़ाम में जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होता है और हमसे पूछते हैं कि उसका आउटपुट बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज़ में भी आता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है अगर आपने सही से मेथड को नहीं पढ़ा या अगर आपको नहीं पता कि ये मेथड सही से क्या करता है, कई बार जो है आपको कन्फ्यूजन भी उसमें हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी कि स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th की प्रोग्रामिंग बोर्ड्स के पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होता है कि स्ट्रिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये मेथड्स अच्छे से पता होंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ पता चल गई, स्ट्रिंग की लेंथ का हम लोग करेंगे क्या? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कि स्ट्रिंग की लेंथ का हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि स्ट्रिंग में जब हमें एक एक कैरेक्टर निकालना होता है तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं, और लूप्स का यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लूप स्टार्ट कहाँ से होना है, लूप एंड कहाँ पे होगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी स्ट्रिंग हो, कोई भी स्ट्रिंग होगी, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स तो 0 ही होगा, ठीक है। तो हम लूप को 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और एंड हम लेंथ तक करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट मेथड है कैर एट मेथड, ठीक है। कैर एट मेथड क्या करता है, आप जैसे कि इसका नेम समझ सकते हैं, कैर का मतलब कैरेक्टर और एट का मतलब कहाँ पे है वो, ठीक है। और यहाँ पे एन, एन बेसिकली क्या है, एन यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स है, ठीक है। तो ये बताता है, ये मेथड हमको क्या बताता है, रिटर्न्स अ कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स पे कैरेक्टर है, ठीक है, ये हमको रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न्स अ कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इंडेक्स देते हैं और स्ट्रिंग बताते हैं कि इस स्ट्रिंग में इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो हमें बताओ, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग के अंदर से उस पर्टिकुलर इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हम स्पेसिफाई करेंगे, उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो हमको ये निकाल के दे देगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ सपोज करिए कि हमें ये जानना है कि 1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। 1 इंडेक्स पे हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला इंडेक्स 0, 0 इंडेक्स पे h है, तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे e है। तो अगर हमें पता करना है कि 1 इंडेक्स पे e है या नहीं है, या 1 इंडेक्स पे क्या है, तो हम कैरेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कैर, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं सी सपोज, तो कैर सी इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट, और यहाँ पे हमने इंडेक्स बता दिया 1, ठीक है। तो इंडेक्स बता दिया 1, तो अगर हम प्रिंट करते हैं, सपोज किसको प्रिंट करते हैं, सपोज हम प्रिंट करते हैं सी को, ठीक है। तो हमें आउटपुट में मिलेगा क्या, ई मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 इंडेक्स पे एस वाली स्ट्रिंग में क्या है, 1 इंडेक्स पे एस वाली स्ट्रिंग में है ई, ठीक है।
सिमिलरली मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट, और यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया 4 दे दिया इंडेक्स, ठीक है। तो 4 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो यहाँ पे निकालेगा और उसको c में स्टोर कर देगा। तो c को अगर हम प्रिंट करें दोबारा से, c को अगर हम दोबारा से प्रिंट करें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अब की बार हमें आउटपुट मिलेगा o। समझ में आई बात, ठीक है। सेम यही काम अगर हम फिर से करें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हमें पता करना है कि भाई 6th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, और c को प्रिंट करेंगे तो 6th इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, w मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंडेक्स कैरेट फंक्शन में हम यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो ये निकाल के c में स्टोर कर देगा, और c को जब हम प्रिंट कराएंगे क्योंकि वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है तो वो हमें कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देगा। समझ में आ गई बात, कैरेट फंक्शन या कैरेट मेथड क्या करता है ये समझ में आ गया। देन चलते हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन पे। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है ना, इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमें इंडेक्स बताता है, रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारी कोई स्ट्रिंग होती है उसके अंदर अगर हमें कोई कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना है कि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है तो किस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इंडेक्स ऑफ फंक्शन को हम एक कैरेक्टर देते हैं और वो कैरेक्टर वो ढूंढता है, और जैसे ही वो कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, तुरंत उसका इंडेक्स निकाल के हमको दे देता है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान देने वाली है कि हो सकता है वो कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो, बट इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस, मतलब जैसे ही फर्स्ट टाइम उसको वो कैरेक्टर मिलेगा स्ट्रिंग में, वो तुरंत वो हमको लाके उसका इंडेक्स दे देगा, ठीक है। मतलब सिर्फ फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है, इन द स्ट्रिंग। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, लेट्स से कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है s इक्वल्स टू जिसमें लिखा हुआ है सपोज हेलो पीटर, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो पीटर, ठीक है। नाउ सपोज दैट हमको p कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो p कैरेक्टर का इंडेक्स अगर हमें चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया id, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा s डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर दे दिया p, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, हमने लिखा s डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कैरेक्टर क्या बताया p, ठीक है। तो क्या होगा कि p वाला जो कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स पे है, तो p का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, देखो h का इंडेक्स, h हमारा पहला कैरेक्टर है यानी कि 0, देन 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि p कौन से इंडेक्स पे है, 6th इंडेक्स पे है। तो हमें यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं सपोज id को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, id को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमें मिलेगा 6th, ठीक है। यानी कि p जो है कैपिटल p जो है वो 6th इंडेक्स पे है। अगेन यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर हम कैपिटल p का इंडेक्स पूछ रहे हैं तो वो कैपिटल p का ही इंडेक्स बताएगा, स्मॉल p अगर उससे पहले होगा तो स्मॉल p से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैपिटल p जैसे ही उसको मिलेगा तो उसका वो इंडेक्स हमें बताएगा, ठीक है। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमें स्मॉल ई का इंडेक्स बताओ। अब स्मॉल ई आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एंड 2 और 3, ठीक है, 3 जगह पे स्मॉल ई प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने बात करा कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमें हमेशा फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट अकरेंस क्या है ई का, ये, ठीक है, हेलो वाला जो ई है वो हमारा फर्स्ट अकरेंस है, ठीक है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि जो ई है यहाँ पे 0h0 देन ई 1, ठीक है। तो ई का इंडेक्स क्या है 1। समझ में आई ये बात, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हैं। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ।
इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता था, फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स बताता था। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, लास्ट अकरेंस का इंडेक्स बताएगा। ठीक है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस of the specified value of the specified character in the string। ठीक है, तो लास्ट अकरेंस जहाँ पे भी उसका कैरेक्टर का होगा उसका इंडेक्स वो हमको बताएगा। ठीक है, अगेन लेट से सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हेलो पीटर। ठीक है, तो हेलो पीटर हमने यहाँ पे लिखा है इसमें। देन अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा इंट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं ई, हमें ई का लास्ट इंडेक्स चाहिए। ठीक है, अब लास्ट इंडेक्स में देखो यहाँ पे ई कई बार यूज़ हुआ है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे ई 3 बार यूज़ हुआ है, तो लास्ट इंडेक्स का मतलब ये जो लास्ट वाला ई है, आर से जस्ट पहले वाला ई, ठीक है, इस वाले ई का इंडेक्स वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स निकालते हैं, देखो एच 0, देन ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ई है इसका इंडेक्स क्या है, 9। तो अगर हम प्रिंट करेंगे किसको, आईडी को, ठीक है, अगर हम आईडी को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। आईडी के अंदर इंडेक्स आएगा ना, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, ये 9 रिटर्न करेगा जो कि आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और आईडी को प्रिंट करेंगे तो 9 मिलेगा। समझ में आया। लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, लास्ट अकरेंस देखता है, लास्ट में सबसे लास्ट में ई कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या है इस स्ट्रिंग के अंदर वो हमको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है कॉनकैट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। कॉनकैट मेथड क्या करता है, कॉनकैट मेथड हमारा दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता है, कॉनकैटिनेट करता है। ठीक है, रिटर्न्स द कॉनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स का कॉनकैटिनेशन। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू लेट्स से पीटर लिखा है। ठीक है, एंड हमारे पास अगेन दूसरी स्ट्रिंग है पी जिसमें लिखा है पार्कर। ठीक है, पीटर पार्कर। तो एस हमारी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है पीटर, पी हमारी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है पार्कर। अब हमें ये दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। अच्छा, सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम एक यहाँ पे तीसरी स्ट्रिंग ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग ए। ठीक है, और हम यहाँ पे सबसे सिंपल काम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस प्लस पी। अगर एस प्लस पी करते हैं तो हमें पीटर पार्कर, पीटर और पार्कर ये दोनों मिला के हमें यहाँ पे ए में आउटपुट आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करें, पी प्लस एस कर दें, पी प्लस एस कर दें तो हमें पार्कर पीटर आउटपुट मिलेगा ए के अंदर। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, जावा में इसके लिए एक अलग से मेथड भी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू एस डॉट कॉनकैट पी। ठीक है, तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है कि हमने एक स्ट्रिंग इसको बताई एस और दूसरी स्ट्रिंग उसको बताई पी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा एस को कॉन्कैटिनेट कर दो किसके साथ, पी के साथ। ठीक है, तो एस और पी को कॉन्कैटिनेट करेगा मतलब साथ में जोड़ेगा और ए में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अगर हम ए को प्रिंट करें तो हमें क्या मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर हम ए को प्रिंट करें तो हमें मिलेगा पीटर पार्कर। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे स्पेस नहीं आया, तो बिल्कुल दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एग्जैक्टली जैसे कि जैसी जो स्ट्रिंग होगी वो वैसे के वैसे साइड बाय साइड जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों में कोई स्पेस नहीं था, एक में लिखा था पीटर एक में लिखा था पार्कर, साइड बाय साइड जुड़ गई, कोई स्पेस नहीं था तो कोई स्पेस नहीं आएगा कॉन्कैटिनेशन में। अगर आप पीटर के बाद यहाँ पे एक स्पेस लगा दो या पार्कर से पहले यहाँ पे एक स्पेस लगा दो, तब आप जब कॉन्कैटिनेट करोगे तो साथ में एक स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को साइड बाय साइड जोड़ना। ठीक है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, कॉन्कैट फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को साइड बाय साइड जोड़ देता है और हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है।
समझ में आया? नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज इक्वल्स फंक्शन। इक्वल्स फंक्शन क्या करता है ना, इक्वल्स फंक्शन चेक करता है इक्वालिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, क्या करता है, चेक्स इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, चेक्स इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल या एग्जैक्टली इक्वल हमें लिखना चाहिए, एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, ये चेक करता है कि दोनों जो स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल का मतलब जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग 1 में है उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 2 में होने चाहिए। ठीक है, और सिमिलर केस होना चाहिए, सेम केस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में कैपिटल लेटर में लिखा है एक में स्मॉल लेटर में लिखा है, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे कि स्ट्रिंग 1 थी एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रिंग 2 भी होनी चाहिए। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स S1 और S2 मान लो, अगर वो दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के तरह, तो हम जो है इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, इक्वल्स फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। बूलियन टाइप का फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बूलियन लिखा है, तो बूलियन टाइप का फंक्शन है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली एक इक्वल होंगी, और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिखा हेलो नहीं लिखेंगे, डी कोडर लिख दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपना प्रमोशन भी तो होना चाहिए। तो S1 स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया डी कोडर, और S2 स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन डी कोडर। डिकोडर हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं system.out.println, और यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, इक्वल नहीं है फंक्शन का नाम, इक्वल्स है। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स S2। तो देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, सेम है ना। तो जब दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होंगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा ट्रू। ठीक है, सपोज S2 को चेंज करते हैं हम, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं डी कोडर। ठीक है, हमने S2 को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने D को स्मॉल लेटर से लिख दिया, C को कैपिटल लेटर से लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम यही सेम चीज़ करें दोबारा से, ठीक है, तो क्या S1 वाली स्ट्रिंग और S2 वाली स्ट्रिंग क्या एग्जैक्टली सेम दिख रही है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ, लिखा सेम है, डिकोडर उसमें भी लिखा है डिकोडर इसमें भी लिखा है, बट केस का डिफरेंस है ना। पहली वाली स्ट्रिंग में डी कैपिटल है, दूसरी में डी स्मॉल है। ठीक है, सिमिलरली सी पहली वाली स्ट्रिंग में स्मॉल था, दूसरी वाली स्ट्रिंग में सी कैपिटल है। ठीक है, तो डिफरेंस है, केस का डिफरेंस है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग में ज़रा सा भी डिफरेंस होता है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा फॉल्स। ठीक है, जरा सा भी डिफरेंस है। अगर S2 वाली स्ट्रिंग में हम कुछ और ही लिख दें, मान लो हेलो लिख दिया हमने S2 वाली स्ट्रिंग के अंदर, हेलो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इसको मतलब नहीं है, जरा सा भी डिफरेंस होगा तो फॉल्स। देखो S1 वाली स्ट्रिंग में डिकोडर लिखा है और S2 वाली स्ट्रिंग में हेलो लिखा है, बहुत डिफरेंस है। S1 वाली स्ट्रिंग S2 वाली स्ट्रिंग कहीं भी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो अगर हम फिर से S1 और S2 की इक्वालिटी चेक करते हैं तो S1 और S2 इक्वल नहीं है और आउटपुट में हमें मिलेगा फॉल्स। समझ में आ गई बात? S1 और S2 जब तक सिमिलर नहीं होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, तब तक के आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल्स फंक्शन चेक करता है कि दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन है जो इक्वल्स फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। इसका भी काम यही है कि ये दो स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, बट ये इक्वल्स फंक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ये केस को इग्नोर कर देता है, जैसा कि इसका नाम कह रहा है इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब चेक करेगा इक्वालिटी। ठीक है, कैरेक्टर सेम होने चाहिए। ठीक है, हाँ केस का डिफरेंस हो सकता है कहीं पे स्मॉल ए लिखा है कहीं पे कैपिटल ए लिखा है, तो केस को ये इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो चेक्स द इक्वालिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स बट इग्नोर्स
केस सेंसिटिविटी, ठीक है, केस सेंसिटिविटी यहाँ पे इग्नोर कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग S1 लिखा है जिसमें लिखा था डिकोडर, ठीक है, और स्ट्रिंग S2 लिखा है अगेन जिसमें लिखा है डिकोडर, तो ये दोनों तो सेम ही स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और S2 से कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो ये दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा, ठीक है। बट सपोज हमने S2 को थोड़ा सा चेंज कर दिया और हमने S2 को कुछ इस तरीके से लिखा डिकोडर, ठीक है। अभी क्या हुआ, लिखा डिकोडर ऊपर भी है, यहाँ भी डिकोडर लिखा हुआ है, बट केस हमने चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने स्मॉल डी लिख दिया और हमने यहाँ पे कैपिटल सी लिख दिया है ना, कैपिटल सी लिख दिया और स्मॉल डी लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस लगा के S1 को और S2 को, ठीक है, कि क्या हमारी S1 वाली स्ट्रिंग और S2 वाली स्ट्रिंग सेम है, इक्वल है, इक्वल इग्नोर केस के साथ, तो अगेन इक्वल्स इग्नोर केस क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि भाई अल्फ़ाबेट तो सेम है ना, डी यहाँ पे भी है पहला अल्फ़ाबेट, यहाँ भी पहला अल्फ़ाबेट डी है, ठीक है, ई यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट है, सॉरी दूसरा अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी ई दूसरा अल्फ़ाबेट है, देन सी है, देन सी है, केस से मतलब नहीं है, केस से मतलब नहीं है, ठीक है, केस कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है, केस को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर स्ट्रिंग ही चेंज हो जाए, जैसे S2 हमने चेंज कर दिया, मान लो S2 हमने चेंज करके कह दिया हेलो, S2 क्या होगी, हेलो। अब भाई S1 के अंदर तो लिखा है डिकोडर और S2 के अंदर लिखा है हेलो, है ना, तो यहाँ तो लेटर ही नहीं मैच कर रहा है ना, जैसे S1 में पहला लेटर क्या है डी, S2 में पहला लेटर क्या है H, जो लेटर ही डिफरेंट हो गया, केस तो बात की बात है, ठीक है। तो ये अगर अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अब अगर हम S1 और S2 को कंपेयर करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस के साथ, तो हमें मिलेगा फॉल्स। समझ में आ गया इक्वल्स इग्नोर केस क्या काम करता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। कैसे ये इक्वल्स फंक्शन से डिफरेंट है ये समझ में आ गया। इक्वल्स फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, वो अगर सेम कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, सेम केस नहीं होता है, तो फॉल्स रिटर्न करता है। बट इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है, इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो केस को इग्नोर कर देता है, और अगर सेम कैरेक्टर नहीं हुआ बट सेम अल्फ़ाबेट है, भले उसका केस अलग हो, तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग कंपेयर टू फंक्शन पे, ठीक है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू फंक्शन कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यू, ठीक है, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यू, ठीक है। अब एस्काई वैल्यू अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो एस्काई वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बताता हूँ। एस्काई, ठीक है, एस्काई का मतलब होता है, एस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये बेसिकली क्या बताता है, एस्काई हमको बताता है ये यूनिकोड का ही एक टाइप होता है, यूनिकोड, ठीक है। एस्काई जो है वो यूनिकोड का ही एक टाइप होता है। बेसिकली हमारे पास जो कीबोर्ड गिवन है ना, हमारे कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, है ना, बहुत सारी कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो हर एक की जो भी हम प्रेस करते हैं, हर एक की से जो कैरेक्टर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, हर एक की का एक यूनिकोड होता है, हर एक की का क्या होता है, एक यूनिकोड होता है, ठीक है। अब ये जो यूनिकोड होता है इसको हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, ये जो यूनिकोड होता है इसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, और यूनिकोड हर एक कैरेक्टर के लिए होता है, हर एक कैरेक्टर, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, पंजाबी हो, कोई भी कैरेक्टर का कीबोर्ड हो, अगर वो कीबोर्ड से वो कैरेक्टर आ सकता है, चाहे वो चाइनीज़ कीबोर्ड हो, चाहे वो हिंदी कीबोर्ड हो, अगर वो कीबोर्ड से कैरेक्टर आ सकता है तो उस कैरेक्टर का एक यूनिकोड होगा हेक्साडेसिमल में। इवन हमारे जो इमोजीज होते हैं जो हम टाइप करते हैं उनका भी एक यूनिकोड होता है, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूनिकोड होता है, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का एक कीबोर्ड में हर एक कैरेक्टर जो हम टाइप कर सकते हैं किसी भी कीबोर्ड में, किसी भी लैंग्वेज के कीबोर्ड से, उन सब का एक यूनिकोड होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड एस्काई क्या होता है,
जो इन सारे, क्योंकि हमने बताया कि यूनिकोड में कोई जितने भी लैंग्वेजेस के कीबोर्ड होते हैं वो सारे कीबोर्ड आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एस्काई में सिर्फ वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि इंग्लिश कीबोर्ड में सपोर्टेड होते हैं। कौन से कीबोर्ड में सपोर्टेड होते हैं? इंग्लिश कीबोर्ड में सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कीबोर्ड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग ने इंग्लिश कीबोर्ड देखा है, हमारे सबके कंप्यूटर लैपटॉप में इंग्लिश ही कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो सब इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो डिजिट्स हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स के जो यूनिकोड हैं, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स के जो यूनिकोड हैं, इनको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, इनको जब हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि एस्काई का फॉर्मेट क्या है? हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इनको जब हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये बनता है एस्काई वैल्यू, ठीक है। एस्काई वैल्यू का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, इसका मतलब ये सिर्फ इंग्लिश के कीबोर्ड के लिए बना है, ठीक है। तो इंग्लिश कीबोर्ड में जो कैरेक्टर सपोर्टेड होते हैं उन सारे के सारे कैरेक्टर्स की एक वैल्यू होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम में एक डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू का मतलब यहाँ पे बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू होती है। डेसिमल तो नंबर सिस्टम का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। और उस इंटीजर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एस्काई वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एस्काई वैल्यू बता रहे हैं, जैसे स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू होती है, स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू होती है 97, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल बी की एस्काई वैल्यू होती है 98। सिमिलरली स्मॉल सी की एस्काई वैल्यू होती है 99। सिमिलरली स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू होती है 100, एंड सो ऑन अप टू स्मॉल जेड। स्मॉल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 122। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप उस हिसाब से जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के जो एस्काई वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 97 टू 122, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल लेटर्स की जो एस्काई वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू होती है 65, ठीक है। देन कैपिटल बी की एस्काई वैल्यू होती है 66। देन कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू होती है 67। देन कैपिटल डी की एस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, 68, ठीक है। एंड सो ऑन अप टू कैपिटल जेड, ठीक है। तो कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 90, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स की एस्काई वैल्यू, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 65 टू 90, ठीक है। सिमिलरली जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी सबकी एक एस्काई वैल्यू होती है। वाइट स्पेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? वाइट स्पेस, ठीक है। तो वाइट स्पेस की भी एक एस्काई वैल्यू होती है। वाइट स्पेस की एस्काई वैल्यू होती है 32, ठीक है। वाइट स्पेस की एस्काई वैल्यू क्या होती है? 32 होती है। डिजिट्स की भी एस्काई वैल्यू होती है। जीरो की एस्काई वैल्यू होती है 48, ठीक है। जीरो की एस्काई वैल्यू होती है 48। देन वन की एस्काई वैल्यू होती है 49, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 9 तक। 0 से 9 तक के तो डिजिट्स होते हैं, तो 9 की एस्काई वैल्यू होती है 57, ठीक है। 48 से 57 तक के एस्काई वैल्यूज़ हमारे पास डिजिट्स की होती हैं, ठीक है। ये किसकी एस्काई वैल्यूज़ हैं? डिजिट्स की। समझ में आया? ठीक है। तो ये सारी एस्काई वैल्यूज़ हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? स्मॉल ए से स्मॉल जेड, दैट इज़ 97 से 122, ठीक है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, दैट इज़ 65 से 90, ठीक है। वाइट स्पेस दैट इज़ 32, ठीक है। और डिजिट्स 0 टू 9 दैट इज़ 48 से 57, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी है, इतनी एस्काई वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये एस्काई वैल्यूज़ बस आपको लर्न करनी है। तो कंपेयर टू मेथड क्या करता है? कंपेयर टू मेथड एस्काई वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ठीक है। कंपेयर्स टू स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उनकी एस्काई वैल्यू को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। देन क्या करेगा कि जहां पे भी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, बेसिकली क्या करता है? एस्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है
तो उनकी एस्काई वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम होंगी, तो उनकी डिफरेंस क्या होगा, उनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो उनकी एस्काई वैल्यू भी सेम होंगी और उनकी डिफरेंस एस्काई वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो अगर दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है तो उनका कंपेयर टू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कंपेयर टू फंक्शन उस केस में 0 रिटर्न करेगा। अगर दो स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है तो फिर जो भी उनकी एस्काई वैल्यू होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। अगर स्ट्रिंग सेम नहीं है तो एस्काई वैल्यू भी सेम नहीं होंगी। तो एस्काई वैल्यू जब डिफरेंट होंगी तो क्योंकि दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होगा वो जो भी आएगा वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कंपेयर्स टू स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यूज, ठीक है, कॉमा रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ एस्काई वैल्यूज, ठीक है, ऑन चेकिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये चेक करता है। ठीक है, इफ टू स्ट्रिंग्स आर सेम, इफ टू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम द डिफरेंस या द रिजल्ट इज 0। ठीक है, समझ में आई बात। कंपेयर्स टू फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है उनकी एस्काई वैल्यूज के बेसिस पे, और अगर दो स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम होती हैं तो उनका डिफरेंस 0 आता है। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को जल्दी से एक छोटे से कोड की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग S1 है जिसके अंदर लिखा है सपोज इसके अंदर लिखा है डिकोडर। क्या लिखा है इसके अंदर, डिकोडर लिखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग और बनाई जिसमें हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमने लिखा जुहैब। क्या लिखा है इसके अंदर हमने, जुहैब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेक करने वाली बात क्या है, जब हम S1 और S2 को कंपेयर करेंगे तो S1 का पहला कैरेक्टर क्या है, स्मॉल डी, और S2 का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल Z। ठीक है, दोनों का पहला कैरेक्टर अलग अलग है। ठीक है, स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू होती है आई थिंक 100 होती है, हम लोग ने अभी पीछे डिस्कस किया था। और कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू, कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 90, है ना। हम लोग ने अभी पीछे डिस्कस किया था ये चीज़, आप लोग ने लिखा भी होगा अगर अपनी कॉपी में, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 90। ठीक है, और स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू होती है 100। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हमने लिखा S1 डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया S2। ठीक है, S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो क्या होगा, S1 को कंपेयर करेगा S2 के साथ। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, मतलब पहला कैरेक्टर इसका, पहला कैरेक्टर इसका। ठीक है, तो इसका पहला कैरेक्टर की इसका वैल्यू है 100 और इसके पहले कैरेक्टर की इसका वैल्यू है 90। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 100 और 90 का डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस 90 दैट इज 10, है ना। तो आउटपुट में आ जाएगा 10। समझ में आई बात। अच्छा, कंपेयर टू फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। कैसे, अगर सपोज हम इसी का उल्टा करते, अभी यहाँ पे हमने S1 डॉट कंपेयर टू S2 लिखा, अगर सपोज हम लिखते S2 डॉट कंपेयर टू S1, तब क्या होता, तो S2 डॉट कंपेयर टू पहले जुहैब वाली स्ट्रिंग को देखता, देन डिकोडर वाली स्ट्रिंग को देखता। ठीक है, तो पहले Z आ रहा है, Z क्या है 90, देन D आ रहा है, D क्या है 100, तो 90 माइनस 100 करेगा तो -10 आउटपुट आएगा। तो पहला ही कैरेक्टर डिफरेंट मिल गया ना, पहला ही कैरेक्टर डिफरेंट मिल गया, तो वहीं पे उनका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकाल के रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, S2 को चेंज कर दिया हमने, S2 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, हमने लिखा डिकोडर। ठीक है, क्या लिखा हमने, डिकोडर। ठीक है, अगेन लेकिन S1 वाली स्ट्रिंग के अंदर डिकोडर पूरा स्मॉल में लिखा था, बट S2 वाली स्ट्रिंग के अंदर डिकोडर पूरा स्मॉल में नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने C को कैपिटलाइज कर दिया ना, C को कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर हम कंपेयर करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल S1 डॉट कंपेयर टू S2। ठीक है, तो क्या होगा, देखो S1 में स्मॉल, देखो D यहाँ पे भी है और D यहाँ पे भी है ना। तो पहला लेटर, पहला कैरेक्टर S1 वाली स्ट्रिंग में D है, स्मॉल d, इसकी S का वैल्यू 100, और पहला कैरेक्टर S2 वाली स्ट्रिंग में भी D है, जिसकी S का वैल्यू 100,
है ना। तो क्या इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस 0 होगा ना, क्योंकि डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 100 ये भी है, 100 इसकी भी एस्काई वैल्यू है, तो 100 माइनस 100 0। तो पहला कैरेक्टर का एस्काई डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देन ये मूव करेगा नेक्स्ट कैरेक्टर पे। नेक्स्ट कैरेक्टर है ई, ठीक है, स्मॉल ई। S1 वाली स्ट्रिंग में भी फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ई है, S2 वाली स्ट्रिंग में भी फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ई है। स्मॉल ई की एस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ई की एस्काई वैल्यू होती है 101, ठीक है। तो जो एस्काई वैल्यू स्मॉल ई की यहाँ पे है वही एस्काई वैल्यू स्मॉल ई की यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या होगा, 101 माइनस 101 अगेन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। देन आते हैं थर्ड कैरेक्टर पे। थर्ड कैरेक्टर S1 वाली स्ट्रिंग में है स्मॉल सी, दैट इज 99। एस्काई वैल्यू क्या होती है स्मॉल सी की, स्मॉल सी की एस्काई वैल्यू होती है 99, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टर S2 वाली स्ट्रिंग है उसमें कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू क्या होती है, कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू होती है, आई थिंक हम लोग को एक बार पीछे जाके देखना चाहिए, कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू क्या होती है, कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू होती है 67, है ना। तो कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू क्या होती है 67, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल सी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल सी की एस्काई वैल्यू क्या होती है 67। तो अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें, अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें यहाँ पे S1 वाली स्ट्रिंग और S2 वाली स्ट्रिंग में, S1 वाली स्ट्रिंग में लिखा है डिकोडर, ठीक है, S2 वाली स्ट्रिंग में भी लिखा है डिकोडर, बट जो थर्ड कैरेक्टर है यहाँ पे स्मॉल सी है और थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे जो है वो कैपिटल सी है, ठीक है। तो दोनों की एस्काई वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 99 माइनस 67 आपको करना होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो S1 डॉट कंपेयर्स टू S2 जब आप करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे D और E तो सेम था, है ना, D और E दोनों स्ट्रिंग्स में सेम था, बट C जो है वो इस वाली स्ट्रिंग में, S1 वाली स्ट्रिंग में स्मॉल लेटर से लिखा है और कैपिटल इधर वाली स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर से लिखा है, ठीक है। अगर ये भी सेम होता, अगर ये भी सेम होता तो ये आगे चलता चला जाता, ठीक है। सपोज हमने S2 को चेंज करके लिख दिया, सेम लिख दिया हमने, S2 को चेंज करके हमने लिख दिया डिकोडर। अब आप देखो S1 वाली स्ट्रिंग में भी वही सेम चीज़ लिखी है जो S2 वाली स्ट्रिंग में लिखी है, या हम कह सकते हैं S2 वाली स्ट्रिंग में भी सेम वही वैल्यू है जो S1 वाली स्ट्रिंग में है। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं S1 और S2 को, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स के एस्काई वैल्यू सेम मिलेगी और सारे कैरेक्टर्स के एस्काई वैल्यू का डिफरेंस भी सेम होगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम दो सेम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे कंपेयर टू मेथड से, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, ये हो गया कंपेयर टू फंक्शन, ठीक है। कंपेयर टू के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी है, बट इसमें आपको सारे के सारे स्ट्रिंग मेथड जो आपके सिलेबस में वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन सेम काम करता है जो कंपेयर टू करता है, बट जैसे कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन में था, है ना, यहाँ पे भी कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन कंपेयर टू की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये केस को इग्नोर कर देता है, ठीक है, केस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो कंपेयर टू इग्नोर केस की तरफ चलते हैं। कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा, रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ एस्काई वैल्यूज ऑफ टू स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। समझ में आया, इग्नोरिंग द केस, ये केस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। मतलब अगर केस सेम नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, केस सेम नहीं भी है तो उनको वो इग्नोर कर देगा और उनको सेम अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करेगा और उनका डिफरेंस यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर वाला ही सेम एग्जाम्पल उठा लें, ठीक है, हमने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला उठा लिया है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कंपेयर टू इग्नोर केस के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंपेयर टू था और ये वाला हमारा है कंपेयर टू इग्नोर केस, ठीक है, ठीक है। तो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमारे पास पहली स्ट्रिंग थी, जैसे इनिशियली देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, सब चीज़ कमेंट आउट कर रहे हैं। इनिशियली हमारे पास S1 वाली स्ट्रिंग में लिखा था डिकोडर, S2 वाली स्ट्रिंग में लिखा था जुहैब। अब भाई पहला कैरेक्टर यहाँ पे स्मॉल डी है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल जेड है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल डी की एस्काई वैल्यू होती है 100,
है ना, और कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू होती है 90, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 10, ठीक है। कंपेयर टू इग्नोर केस यहाँ पे सेम काम करेगा जैसे कि कंपेयर टू काम कर रहा था, ठीक है। बट और सिमिलरली अगर हम S2 को कंपेयर करें, अगर हम S1 को S2 के साथ कंपेयर कर रहे थे तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, क्योंकि ऊपर वाले कैरेक्टर जो था उसका जो एस्काई है वो ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे वाली स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर है उसका एस्काई वैल्यू कम है। तो बड़ी एस्काई वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था। जब हम S2 डॉट कंपेयर टू S1 कर रहे हैं, मतलब हम नीचे वाली स्ट्रिंग को ऊपर वाली स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाली स्ट्रिंग में पहले लेटर का एस्काई वैल्यू कम है, उसका एस्काई वैल्यू ऊपर वाली का ज़्यादा है, तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारा कंपेयर टू फंक्शन में काम कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो इसमें था, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने यहाँ पे डी कोडर लिखा था, ठीक है। S2 वाली स्ट्रिंग में भी हमने डी कोडर लिख दिया है, ठीक है, और S1 वाली स्ट्रिंग में भी डी कोडर लिखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S2 वाली स्ट्रिंग में जो डी कोडर लिखा है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज S1 वाली स्ट्रिंग का जो डी कोडर है, ठीक है। S1 वाली स्ट्रिंग में पूरा स्मॉल में डी कोडर लिखा है, और S2 वाली स्ट्रिंग में डी कोडर तो लिखा है बट C कैपिटल है। अब अगर कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करते तो यहाँ पे आउटपुट आता 32, क्योंकि कैपिटल सी और स्मॉल सी की एस्काई वैल्यू का डिफरेंस 32 होता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने कंपेयर टू इग्नोर केस यूज़ किया है, तो कंपेयर टू इग्नोर केस कैपिटल सी और स्मॉल सी, केस से मतलब ही नहीं है, केस को इग्नोर कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ये इसका रिजल्ट क्या देगा, 0, क्योंकि सी को इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। बाकी ODER यहाँ पे भी सेम है, ODER वहाँ यहाँ भी सेम है, तो दैट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है, तो इसका रिजल्ट जो आया, डिफरेंस जो आया वो आया 0, ठीक है। और इसका तो आपको पता ही है क्या आउटपुट आएगा, ये तो है ही सेम, ये वाली डिकोडर और ये वाली डिकोडर, तो अगेन इसका आउटपुट 0 आएगा। समझ में आया। कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करता है, कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को, उनके केस को इग्नोर, कंपेयर टू क्या करता है, कंपेयर टू दो स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को एस्काई वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उनके एस्काई वैल्यू का डिफरेंस निकाल के दे देता है। कंपेयर टू इग्नोर केस भी वही काम करता है, बट केस को इग्नोर कर देता है। मतलब अगर दो सेम कैरेक्टर्स होते हैं तो दो सेम कैरेक्टर्स को वो एक ही सेम कैरेक्टर मानता है और उनका रिजल्ट 0 देता है और आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन हमारी पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करता है नई वैल्यू से, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करता है नई वैल्यू से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दिस फंक्शन, या इट रिप्लेस द ओरिजिनल वैल्यू विथ अनदर वैल्यू स्पेसिफाइड, ठीक है। तो पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से जो है पुराने कैरेक्टर्स को नए कैरेक्टर्स से, हमें एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख के यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो पुराने कैरेक्टर्स को ये रिप्लेस करके नए कैरेक्टर्स से जो है एक नई स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है, और वो नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमको, उसको हम वापस से रीअसाइन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग एस, सपोज उसमें लिखा है टुडे इज़ आ गुड डे, है ना, टुडे इज़ अ गुड डे, ठीक है। और हमें क्या करना है ना, हमें डे को मान लिए चेंज करना है किससे, नाइट से। गुड को चेंज नहीं करेंगे बैड से, बैड डेज हम लोग को पसंद नहीं है, तो हम लोग को डे को चेंज करना है नाइट से, टुडे इज़ अ गुड नाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे s.replace देन इनिशियली सबसे पहली वैल्यू, इसमें देखो सिंटेक्स क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे ओल्ड कॉमा न्यू देना होता है। ओल्ड कॉमा न्यू मतलब पहले ओल्ड वैल्यू किसको रिप्लेस करना है, तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है डे को, देन न्यू वैल्यू यानी कि हमें किस से रिप्लेस करना है, तो हमें इसको रिप्लेस करना है नाइट से, ठीक है। और हम इसको इस ये जो क्या करेगा, रिप्लेस फंक्शन एक नई स्ट्रिंग बना के हमको देगा, हम इसको एस के अंदर स्टोर कर लेंगे वापस से। तो अगर हम एस को प्रिंट करते हैं system.out.println, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टुडे इज अ गुड नाइट। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है सब स्ट्रिंग मेथड,
ठीक है। अब सब स्ट्रिंग आप यहाँ पे दो तरीके के देख सकते हो। एक सब स्ट्रिंग मेथड है जिसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, और दूसरा सब स्ट्रिंग मेथड है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं। अब जो बच्चे क्लास 10th में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि मेथड ओवरलोडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग सेम नाम से मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर उनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो दो सबस्ट्रिंग के मेथड हैं ये बेसिकली दो अलग अलग मेथड हैं, ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू इनको अचीव किया गया, सेम नाम से बनाया गया। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग मेथड करता क्या है? सब स्ट्रिंग मेथड, सब स्ट्रिंग जैसा कि इसका नाम है सब स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग का एक पार्ट निकाल के हमको दे देता है। ठीक है, रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, क्या करता है? रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इसका यूजेज क्या है? जैसे यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ये क्या कहता है कि आप सिर्फ एक इंडेक्स दो। कौन सा इंडेक्स दो? बिगिन इंडेक्स दो। ठीक है, पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिन इंडेक्स दो। बिगिन इंडेक्स मतलब कहाँ से निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस है जिसमें लिखा था हेलो वर्ल्ड गुड इवनिंग, मान लो लिखा है ऐसे कुछ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बिगिन इंडेक्स देना है। तो बिगिन इंडेक्स जैसे ही हम देंगे, यहाँ पे देखो लास्ट का इंडेक्स उसने नहीं पूछा हमसे। लास्ट का इंडेक्स क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो लास्ट का इंडेक्स ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रिंग के एंड इंडेक्स तक ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने हमसे लास्ट का इंडेक्स नहीं पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा एस, या हमने लिखा मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हमने लिख दिया सपोज एस डॉट सब स्ट्रिंग, और इंडेक्स हमने यहाँ पे दे दिया 6। इंडेक्स हमने यहाँ पे क्या दे दिया? 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे देखो एक ही पैरामीटर दिया है, एक ही इंडेक्स दिया है 6। ठीक है, तो जैसे ही उसको 6 इंडेक्स मिलेगा, 6 इंडेक्स पे क्या है जल्दी बताओ। देखो 0 पे एच, देन 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इंडेक्स पे डब्लू है। 6 इंडेक्स पे क्या है? डब्लू। तो हमने इसको एक बिगन इंडेक्स दिया 6, तो वो क्या करेगा, 6 से ले करके पूरा एंड तक जितनी भी चीज़ें इस स्ट्रिंग के अंदर हैं वो सारी की सारी चीज़ें निकाल लेगा। मतलब स्ट्रिंग तो हमारी पूरी थी, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन उसमें से उसने इतना पार्ट निकाल लिया। ठीक है, इतना पार्ट निकाल लिया, तो यानी कि आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा ये आएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या आ जाएगा? वर्ल्ड गुड इवनिंग। समझ में आया? तो ये सब स्ट्रिंग मेथड काम करता है इस तरीके का कि क्या करता है ये, कि हमारा एक बिगिन इंडेक्स हम इसको देते हैं, और ये बिगिन इंडेक्स से लेकर पूरा आखिर तक जितने भी स्ट्रिंग होती है वो पूरी स्ट्रिंग निकाल के हमको दे देता है। ठीक है, एक इसी का दूसरा वर्जन है या दूसरा वेरिएंट है सब स्ट्रिंग मेथड का जिसमें दो इंडेक्स बताते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ बिगिन इंडेक्स बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली पूरा एंड तक के जाएगा। ये जो दूसरा सब स्ट्रिंग मेथड है यहाँ पे बिगिन इंडेक्स भी बता सकते हैं और एंड इंडेक्स भी बता सकते हैं। मतलब हम इसमें बता सकते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड गुड इवनिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हमने लिखा एस डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने पहला इंडेक्स तो दिया 6, और दूसरा इंडेक्स जो हमने यहाँ पे दिया, फॉर एग्जांपल हमने दूसरा इंडेक्स दे दिया 12। क्या दे दिया हमने? दूसरा इंडेक्स 12। तो क्या होगा, ये 6 से लेकर के 12 तक के ही स्ट्रिंग को निकालेगा। ठीक है, हमारी पूरी स्ट्रिंग ये है, देखो हमारी पूरी स्ट्रिंग ये है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 6, देखो 6 क्या है? 6 हमारा डब्लू है ना, 6 इंडेक्स पे क्या है? डब्लू। ठीक है, देन 7 पे क्या है? ओ, देन 8 है ना, 8 9 10 11 12, तो 12 इंडेक्स पे ये स्पेस है। 12 इंडेक्स पे क्या है? ये स्पेस है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें ये जो सबस्ट्रिंग के अंदर दो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, एक बिगिन इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। तो ये जो बिगिन इंडेक्स होता है ये इंक्लूडेड होता है। बिगिन इंडेक्स कैसा होता है? ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और ये जो एंड इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूडेड होता है। कैसा होता है? एक्सक्लूडेड होता है। मतलब ये कि बिगिन इंडेक्स जो हमने दिया है 6,
यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब W तो इंक्लूड होगा, ठीक है, लेकिन एंड इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स में स्पेस आ रहा है, एंड इंडेक्स क्या है 12, 12 पे क्या है स्पेस, ठीक है, एंड इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, मतलब हमने अगर एंड इंडेक्स 12 दिया है तो 12 एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि 6 से सिर्फ 11 तक के ही वो लेगा, ठीक है, 12 तक जाएगा ही नहीं, जो हमारा एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि जो 12 है वो एक्सक्लूड हो गया है, यानी कि वो सिर्फ 6 से 12 तक, 6 से 11 तक के जाएगा, 6 इंक्लूडेड है, स्टार्ट इंडेक्स या बिगिन इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा WORLD, वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आया? तो सब स्ट्रिंग मेथड हमारी पूरी स्ट्रिंग में से एक छोटा सा पार्ट निकालने के काम में आता है, ठीक है, सब स्ट्रिंग मेथड किस काम में आता है, पूरी स्ट्रिंग से एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है। इसमें हमें दो अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं, एक वर्जन ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स देने की ज़रूरत है, और जहाँ से भी हम स्टार्ट इंडेक्स या बिगिन इंडेक्स देंगे वो वहाँ से लेकर पूरा एंड तक के हमारी स्ट्रिंग को ले लेगा, ठीक है। और एक हमारा इसका वर्जन है जिसमें हमें बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों बताना पड़ता है, तो जहाँ से भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो दोनों इंडेक्स हम बताते हैं इसको, बिगिन कहाँ से करना है और कहाँ पे एंड करना है, वो दोनों इंडेक्स लेता है, जिसमें से बिगिन इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है, बिगिन इंडेक्स कैसा होता है, इंक्लूडेड होता है, और एंड इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, और बिगिन इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक की स्ट्रिंग वो हमको निकाल के दे देता है, एंड इंडेक्स से एक एक इंडेक्स पहले तक के, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विथ। ये एक बूलियन टाइप का मेथड है जो कि चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट किस से हो रही है, ठीक है। देखो क्या करता है ना, ये जो स्टार्ट्स विथ मेथड है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, अगर जो वैल्यू हमने बोली है ना, अगर उसी वैल्यू से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है एस जिसमें लिखा हुआ है लेट्स से हेलो पीटर, ठीक है, और हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिस्टम, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं या किसी कंडीशन के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे इफ़ कंडीशन हो गई या लूप की कंडीशन हो गई तो उसमें भी लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे ताकि हम आउटपुट यहाँ पे दिखा सकें। तो अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिखते हैं एस डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, और हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये स्टार्ट अगर हो रहा है लेट से ही से, ठीक है, तो आप देख के बताइए कि हमारी जो एस वाली स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, क्या ये ही से स्टार्ट हो रही है, क्या ये ही से स्टार्ट हो रही है, देखिए बिल्कुल हो रही है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग इस वैल्यू, जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई करी है, अगर हमारी स्ट्रिंग इस वैल्यू से स्टार्ट हो रही है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर हम लिख देते कि एस डॉट स्टार्ट विथ द, तो क्या हमारी स्ट्रिंग द से स्टार्ट हो रही है, ना, हमारी स्ट्रिंग डा से तो स्टार्ट नहीं हो रही है, एच से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रही है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो स्टार्ट्स विथ मेथड सिंपली चेक करता है कि स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रही है, अगर जो हमने वैल्यू बताई है क्या उसी से स्टार्ट हो रही है, अगर उसी से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू, अगर उससे स्टार्ट नहीं हो रही है तो फॉल्स, ठीक है। एंड्स विथ मेथड क्या करता है, चेक करता है कि एंड किससे हो रही है, ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड्स विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रिंग उस स्पेसिफाइड वैल्यू से एंड हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका भी जल्दी से एक एग्जांपल देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग एस और इसके अंदर हमने लिख दिया मान लो हेलो पीटर, ठीक है, तो हेलो पीटर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर लिख दिया एस डॉट एंड्स विथ ई आर, ठीक है। तो आप चेक करो कि क्या हमारी ये एस वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो एस वाली स्ट्रिंग है, क्या ये एंड हो रही है, किससे एंड हो रही है, क्या ये एंड हो रही है ई आर से,
चेक करो क्या ये ई आर से एंड हो रही है। आप यहाँ पे एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर जितने चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग दिया जाता है, ठीक है। तो आप एक कैरेक्टर भी दे सकते हो और आप यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी कि एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर दिए, तो क्या हमारी स्ट्रिंग ई आर से एंड हो रही है? ऑफकोर्स ई आर से एंड हो रही है, तो ट्रू मिलेगा हमको। अगर हम ई आर से ना चेक करना चाहें, हम सिर्फ आर से चेक करना चाहते हैं, ऑफकोर्स हमारी स्ट्रिंग आर से एंड हो रही है, तो अगेन ट्रू मिलेगा। हाँ, अगर हम कुछ ऐसा लिख देते कि क्या हमारी स्ट्रिंग पी से एंड हो रही है, तो देखो क्या हमारी स्ट्रिंग पी से एंड हो रही है? हमारी स्ट्रिंग के एंड में क्या है? आर है, पी तो नहीं है ना, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा फॉल्स। समझ में आ गया? ठीक है। एंड्स विथ मेथड के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू पास करते हैं, ये चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग उस वैल्यू से एंड हो रही है। अगर हाँ तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। लास्ट मेथड पे हम लोग चलते हैं। इतना टाइम आप लोग ने दे दिया है तो इसको भी देखते जाओ जल्दी से। ठीक है, हालांकि ये वाला मेथड जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी देख लो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मेथड क्या करेगा? कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, कन्वर्ट एनी डेटा टाइप वैल्यू या एनी टाइप ऑफ वैल्यू टू स्ट्रिंग। बहुत सिंपल काम है इसका। किसी भी टाइप की वैल्यू को ले लो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, है ना, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी। ठीक है, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है उसको स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाते हैं जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट ए, जिसके अंदर लिखा है 2024, तो हमारा ए एक वेरिएबल है जिसमें लिखा है 2024, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। अब हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर हमने लिख दिया ए। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास है, आप सबको पता है स्ट्रिंग एक क्लास है। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा? ये इसके अंदर हमने ए पास कर दिया, तो ए को ये कन्वर्ट कर देगा बेसिकली इस तरीके से, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम एस को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में 2024 ही आएगा, बट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आउटपुट में वही आएगा बट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा int b इक्वल्स टू 2023। ठीक है, 2023, और अगेन हमने यहाँ पे क्या किया? स्ट्रिंग p के अंदर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इसके अंदर हमने b को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो b को जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे अगेन, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी 2023 करके एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और अगर हम प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अगर हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a और b ये दोनों इंटीजर्स हैं, a और b ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर्स का सम मिलेगा। ठीक है, इंटीजर्स का सम मिलेगा, दैट इज 4047 हमको यहाँ पे मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लिख देते हैं s प्लस पी। ठीक है, s प्लस पी अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें दो स्ट्रिंग्स का कॉन्कैटिनेशन मिलेगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे करते हैं हमने बताया था ना अभी ऊपर कॉन्कैट मेथड में। तो हमें मिलेगा 2024 2023, मतलब ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग साइड बाय साइड लग के आ गई यहाँ पे, है ना, दो स्ट्रिंग्स साइड बाय साइड ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे दो इंटीजर्स थे ए और बी, वो ऐड हुए तो इंटीजर्स का सम आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट जब हमने ए को वैल्यू ऑफ करके एस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और बी को वैल्यू ऑफ करके हमने पी में कन्वर्ट किया, पी वाली स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो एस और पी को जब हम ऐड करेंगे तो वो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर का करके दिखाया, सेम यही चीज़ हम इसको कमेंट कर रहे हैं, सेम यही चीज़ हमारे साथ डबल में भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डबल का कोई वेरिएबल ले लिया, डबल डी, और इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी 3.14 लेट्स है। ठीक है, तो अगर हम 3.14 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग s इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इसके अंदर हमने d को पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये 3.14 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है? किसी भी टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट
कर देता है। ठीक है, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई एरे हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई बूलियन टाइप वैल्यू हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को वो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने बहुत सारे मेथड्स सीखे। ठीक है, कौन कौन से मेथड हम लोग ने सीखे, चलो जल्दी से देखते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग ने आज की क्लास में सीखे हैं। तो हम लोग ने आज की क्लास में ट्रिम वाला मेथड देखा। ठीक है, ट्रिम मेथड क्या करता है, हम लोग ने टू लोअर केस मेथड देखा, हम लोग ने टू अपर केस मेथड देखा, हम लोग ने लेंथ मेथड देखा, हम लोग ने कैरेट मेथड देखा, हम लोग ने इंडेक्स ऑफ मेथड देखा, हम लोग ने लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड भी देख लिया, हम लोग ने कॉन्कैट मेथड भी देख लिया। ठीक है, देन हम लोग ने इक्वल्स वाला मेथड भी देखा, है ना, कि इक्वल्स मेथड क्या होता है, इक्वल्स इग्नोर केस भी देखा, कंपेयर टू भी देख लिया, कंपेयर टू इग्नोर केस भी हम लोग ने कवर कर लिया, रिप्लेस मेथड कैसे काम करता है ये भी हम लोग ने सीख लिया, सब स्ट्रिंग का दूसरा वाला जो वर्जन है ओवरलोडेड वाला वो भी हम लोग ने सीखा, स्टार्ट्स विथ मेथड कैसे काम करता है, एंड्स विथ मेथड कैसे काम करता है ये हम लोग ने देखा। ठीक है, वैल्यू ऑफ मेथड लास्ट हम लोग ने अभी देखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये हम लोग ने कवर कर लिए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द अबव मेथड्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर एक प्रैक्टिस शीट बनाई है, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की। ठीक है, जिसमें अराउंड 20 स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। ये जितने भी मेथड्स हैं यहाँ से लेकर के ऊपर तक जितने भी ये मेथड्स हैं, ठीक है, ये सारे मेथड्स आपको यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, तो तभी हम लोग प्रोग्रामिंग पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।